हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है? कनाडा इलेक्शंस, जगमीत सिंह स्टेप्स डाउन एज एनडीपी चीफ आफ्टर लूजिंग सीट। कनाडा में अभी इलेक्शन हुए हाल ही में, तो उसमें जो जगमीत सिंह थे जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, वो हार चुके हैं। उनकी हार का क्या कारण था और इलेक्शन में मतलब उनको कितने वोट्स मिले हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। जगमीत सिंह, a vocal pro-Khalistan advocate, stepped down from the party leadership after 8 years at the helm। मतलब कि उन्होंने 8 साल तक वो वहाँ के जो एनडीपी के थे वो लीडर रहे थे। अभी वो हार चुके हैं जो इस बार इलेक्शन हुए हैं। खालिस्तान आंदोलन के कट्टर समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी मींस की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के इंडो कैनेडियन नेता जगमीत सिंह को सोमवार को कनाडा चुनावों के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया में बर्नबी सेंट्रल से अपनी सीट हारने के बाद कैमरे पर रोते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि अंतरिम नेता की नियुक्ति होने पर वह पार्टी नेता के पद से हट जाएंगे। मतलब अभी जो उनकी पार्टी है एनडीपी, इसका मतलब वो यहाँ से इस्तीफा दे देंगे। कनाडा के 2025 के संघीय चुनाव में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया की बर्न बाय सेंट्रल सीट, जिसे वे 2019 से संभाल रहे थे, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार वेड चांग से हार गए थे। तो जो लिबरल पार्टी के जो लीडर थे वेड चांग, उनसे जगमीत सिंह हार चुके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रिजल्ट लगाया हुआ है। वेड चांग को देखिए 589 वोट्स मिले हैं और जगमीत सिंह को 357, और उसमें अगर हम परसेंटेज में देखें तो 37.1 मिले हैं। जो लिबरल पार्टी है उनको वोट्स मिले और 22.5 जो एनडीपी के जो जगमीत सिंह लीडर थे उनको वोट्स मिले हैं। सिंह को केवल 18.1 वोट मिले थे, जबकि चांग ने 42.1 वोट हासिल किए हैं। उनकी पार्टी भी केवल 7 वोटों से जीत पाई, मतलब सिर्फ 7 वोट ही उनसे ज़्यादा थे, उन्हीं से जीते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए 12 सीटों से कम है। मतलब उनकी जो राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब नेशनल लेवल पर जो पार्टी है, उसको बनाए रखने के लिए उन्हें 12 सीटों की ज़रूरत थी, लेकिन वो हार चुके रह गए। हार के बाद बर्न बाय में अपने अभियान मुख्यालय में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मेरे जीवन का सम्मान रहा है कि मैं एनडीपी का नेतृत्व किया, बर्न बाय सेंट्रल के लोगों का प्रतिनिधित्व किया था। तो वो सबको बधाई देते हैं, मतलब सबको थैंक यू करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अंतरिम नेता नियुक्त होने के बाद वो एनडीपी नेता के रूप में बने रहेंगे, लेकिन इसके बाद वे इस्तीफा दे देंगे। तो उन्होंने ऐसी घोषणा की है रिजल्ट आने के बाद। उनकी हार का कारण क्या था, ऐसा क्या रीज़न रहा था? जो 8 साल के नेता, मतलब 8 साल वहाँ पर जो अभी वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो अचानक से हारने का रीज़न क्या रहा था? कनाडा के जो संघीय चुनाव हुए हैं एनडीपी में, उसको मतलब एनडीपी जो पार्टी है उसके लीडर थे ये जगमीत सिंह, उसको काफ़ी हार का मतलब सामना करना पड़ा। तो इसके बाद मतलब खराब प्रदर्शन के लिए नेता जगमीत सिंह के जो पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो जगमीत सिंह थे, वहाँ जो कनाडा के पहले प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो थे, उनके साथ उनके रिलेशन थे, इस वजह से उनका जो गठबंधन था उसकी वजह से ये हार चुके हैं। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में पहले बताया गया था कि सिंह ने मार्च 2022 को ट्रूडो के साथ आपूर्ति और विश्वास समझौता किया था। मतलब जो जगमीत सिंह है उनका संबंध थे ट्रूडो के साथ, तो इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इनका जो आपस में गठबंधन था उसी वजह से लोगों ने मतलब कि लोग जैसे खुश नहीं थे, तो उन्होंने फिर उन्हें वोट्स नहीं दिए हैं। कई लोगों का मानना है कि इससे उनकी छवि खराब हुई है जब उनके रिलेशन उनके साथ थे। तो खासकर जनवरी में जो ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद, मतलब जनवरी में जब ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था, उनके बाद से
जो उनकी छवि बनी हुई थी, एक इमेज, वो ख़राब हो चुकी है। इसी वजह से उनके जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते और फिर उन्होंने वोट्स नहीं दिए। अभी देखिए जो हार हुई है जगमीत सिंह की, उन पर कई लोगों की प्रतिक्रिया हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए कनाडा में कुछ लोगों का कहना है कि अब देखिए उनको कैसे कैसे नाम से संबोधित कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट डोंकी। जगमीत सिंह लॉस्ट हिज ऑन सीट, मतलब लोग कह रहे हैं कि उनकी जो सीट से, वो अपनी सीट से हार चुके हैं और वो अब नीचे धड़ाम से गिरे हैं। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ट्वीट लगाए हुए हैं जो लोगों के हैं। देखिए यहाँ पर एक और कहते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्वीट में लोगों ने ऐसा लिखा कि जो जगमीत सिंह थे, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, उन्होंने लिखा कि वो सेल्फिश थे, जो मतलब कनाडा में रहते थे और ऐसा होना ही था। और एक ट्वीट यहाँ पर आया है कि मैसिव विक्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब उनके हार जाने से जो भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो अब ऐसे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब देखिए खालिस्तान को वो सपोर्ट करते थे और खालिस्तान का संबंध कहाँ से है, भारत से। और भारत के कौन से राज्यों से है, पंजाब के राज्य से, पंजाब राज्य से रिलेशन है। तो इस वजह से जब वो, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खालिस्तान को सपोर्ट करते थे और उनको जब वहाँ पर सपोर्ट करते थे तो वो लोगों को मतलब मन में ऐसी ऐसी बातें डालते थे, या कुछ भी कह लो है ना, ऐसा भाषण देते थे जिससे कि खालिस्तान की जो मांग है ना, वो उसको बढ़ावा मिल रहा था। तो इसी वजह से कुछ ऐसे ट्वीट भी आए हैं जिन्होंने इस बात को लेकर बहुत खुशी जताई है कि इनके हार जाने के पर उन लोगों को बहुत खुशी हो रही है। खालिस्तानी जगमीत सिंह लॉस्ट फ्रॉम बर्न बाय सेंट्रल सीट इन कैनेडियन इलेक्शन, हिज पार्टी इज नो लॉन्गर अ नेशनल पार्टी इन कनाडा, बिग ब्लो टू द पाकिस्तान। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा मतलब कह लो झटका लगा, उसके लिए बहुत ही नुकसान वाली बात है, क्योंकि खालिस्तान को पाकिस्तान के साथ भी जोड़ा जा रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि जो ये जगमीत सिंह है वो पाकिस्तान की तरफ से, मतलब उनका सपोर्ट करते थे, जैसे कि वो खालिस्तान के समर्थक थे बहुत बड़े। इसी वजह से लोगों के मन में जो अलग अलग जो भी भावनाएं थी वो उमड़ कर सामने आ रही हैं इन ट्वीट के जरिए। अब देखिए जगमीत सिंह कौन है, जगमीत सिंह मतलब कौन है, क्या है वहाँ, मतलब उनके भारत के साथ क्या संबंध है, अब हम देखेंगे। जगमीत सिंह एक कैनेडियन राजनीतिक और वकील हैं जो कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। मतलब ये एक इंडो कैनेडियन, इट मीन्स कि इनका जो हम कह सकते हैं जो इनका रीजन है वो मतलब वो बिलोंग कहीं ना कहीं से भारत से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। उनका जन्म हुआ था 1979 को स्कारबोरो ओंटारियो में, मतलब कनाडा में ही हुआ था। वह 2017 से एनडीपी के संघीय नेता है और 2019 से बर्न बाई साउथ के संसद से एमपी है, मतलब 2017 से वो संघीय नेता हैं। एनडीपी पार्टी के जो लीडर हैं 2017 में बने थे और 2019 में बर्नबी साउथ से वो जो पार्लियामेंट है वहाँ के एमपी बने थे। इससे पहले वे 2011 से 17 तक ओंटारियो प्रांत संसद में ब्रैमरी गोल्ड माल्टन से विधायक रहे थे। सिंह एक प्रमुख सिख नेता हैं और कनाडा की संसद में पगड़ी पहनने वाले पहले सिख नेता के रूप में जाने जाते हैं। मतलब ऐसा जाना जाता है कि कनाडा में ये पहले सिख नेता हैं जो पगड़ी पहनने वाले हैं। उनकी नीतियां सामाजिक न्याय, किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक समानता पर केंद्रित है। मतलब उन्होंने सामाजिक न्याय, जो किफ़ायती आवास है, अगर आप देखा होगा तो स्वास्थ्य देखभाल और जो भी आर्थिक समानता उन पर ज़्यादा केंद्रित रही हैं। जगमीत सिंह के भारत के साथ क्या संबंध थे? एक सिख कैनेडियन हैं जिनका जन्म कनाडा के स्कारबोरो ओंटारियो में हुआ, लेकिन उनके माता पिता भारत से हैं। अब देखिए उनका रिलेशन भी कहीं ना कहीं भारत से है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो भारत के पंजाब राज्य से हैं। उनकी सिख पहचान और भारतीय मूल उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि का एक हिस्सा है। जगमीत सिंह के माता पिता भारत से कनाडा प्रवासित हुए थे, जो पहले वो भारत में रहते थे फिर कनाडा चले गए। उनकी सिख परंपराएं और मूल्य जैसे कि समुदाय सेवा, सामाजिक न्याय और उनकी भारतीय जड़ों से प्रभावित है। सिख पहचान है उनकी, सिख एक प्रैक्टिसिंग सिख है और पगड़ी पहनते हैं जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। वे कनाडा में सिख समुदाय के मुद्दे जैसे कि नस्लवाद, धार्मिक स्वतंत्रता पर मुखर रहे हैं। जो भी सिखों को लेकर कनाडा में मुद्दे चल रहे थे उन्होंने हमेशा उनमें आगे होकर ही पार्टिसिपेट किया है।
भारत के साथ उनके राजनीतिक संबंध कैसे थे? जगमीत सिंह ने भारत सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर आलोचनात्मक रुख भी अपनाया है, खासकर सिख समुदाय से संबंधित, जैसे कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए न्याय की मांग की और इसे नरसंहार के रूप में मान्यता देने की वकालत की है। जो 1984 में हुआ था, सिख विरोधी दंगे हुए थे जो अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में, तो वहाँ पर उन्होंने न्याय की मांग की और ऐसा कहा कि इसे नरसंहार का नाम दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने भारत में किसान आंदोलन जो कि 2020 से 21 जो बीच जो हुआ था, किसान आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, उसका समर्थन किया, जिसके कारण भारत सरकार ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना की थी। फिर उन्होंने भारत यात्रा और वीज़ा विवाद लेकर भी एक न्यूज़ आई थी कि 2018 में खबर आई थी कि भारत सरकार ने जगमीत सिंह को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो इसी वजह से उनके भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। उनकी खालिस्तान समर्थक माने जाने वाली टिप्पणियों के कारण, मतलब वो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, इसी वजह से भारत सरकार ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो जगमीत सिंह थे वो खुद कहते थे कि मैं हिंसक नहीं हूं और सिखों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता हूं। फिर खालिस्तान मुद्दा क्या है? भारत सरकार और कुछ भारतीय मीडिया ने सिंह को खालिस्तान समर्थक के रूप में चित्रित किया। मतलब भारत सरकार और जो मीडिया है वहां पर बहुत सी ऐसी खबरें आई थी कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे और वे कहते हैं कि उनकी टिप्पणियां मानव अधिकार और सिख समुदाय के लिए न्याय पर केंद्रित है, ना कि अलगाव पर। मतलब वो ऐसा कहते थे कि वो न्याय की मांग कर, अगर वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे तो उनका ऐसा मानना था कि वो इसमें न्याय की मांग कर रहे हैं, मतलब वो कुछ इसमें गलत नहीं कर रहे हैं। अब देखिए खालिस्तान आंदोलन है क्या? खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत के पंजाब राज्य में एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र यानी खालिस्तान की स्थापना की जाए। मतलब जो भारत का अभी जो हाल ही में ऐसा पंजाब राज्य है जो ऐसा, तो वो कहते हैं जो खालिस्तान जो सपोर्टर हैं वो चाहते हैं कि जो पंजाब है ना, इसको एक अलग देश के रूप में मान्यता मिल जाए, मतलब भारत से अलग होना चाहता था। ये आंदोलन 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। ये आंदोलन अभी ही नहीं, मतलब बहुत पहले 1970-80 के दशक में शुरू हुआ था। इसके रीज़न क्या थे? सबसे पहले रीज़न था कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान। कुछ सिख मानते थे कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भारत में जो उचित सम्मान नहीं मिल रहा, मतलब उनको अलग से अपनी पहचान बनानी है। फिर आर्थिक राजनीतिक असंतोष भी था। पंजाब में जो हरी क्रांति आई थी उसके बाद कुछ सिख समुदाय को लगता था कि उनके क्षेत्र को जो केंद्र सरकार है उसने उचित आर्थिक राजनीतिक समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि हम अलग से अपने एक देश बनाएं। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था 1984 में भारत सरकार द्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सशस्त्र खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने आंदोलन को और भड़काया था और इस घटना ने सिखों को गुस्से और अलगाव की भावना को बढ़ा दिया था। 1980 के दशक में इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें उग्रवादी समूहों ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। इसके जवाब में सरकार ने फिर कड़ी कार्रवाई की जिससे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे थे। 1984 में क्या हुआ था, जो इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने जब पंजाब के अमृतसर है वहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल है उसमें जिन्होंने जो सशस्त्र खालिस्तानी उग्रवादी थे वो रह रहे थे, तो उनको एनकाउंटर करने के लिए वहाँ पर बहुत लड़ाई हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह के आप युद्ध मान सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी थी कि तब नेशनल इमरजेंसी भी लग चुकी थी, स्टेट इमरजेंसी नेशनल लगी थी उस समय। तो 1980 के दशक में जो आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था, जो आंदोलन चल रहा था खालिस्तानी आंदोलन, और फिर उग्रवादियों को ख़त्म करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए थे और उसे सपोर्ट किया था। जो जगमीत सिंह वो चाहते थे कि इसको नरसंहार का नाम दिया जाए। अब देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या? जो भिंडरांवाले और उसके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था। ये 1984 में ये ब्लू स्टार ऑपरेशन शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि जो सरकार का ऐसा मानना था कि जो भिंडरा वाले हैं वो खालिस्तान को सपोर्ट करके लोगों के मन में जो आतंकवाद की भावना है वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से सरकार उन्हें पहले तो उन्हें वो
सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन बाद में जब सरकार को पता चलता है कि वो ऐसा मतलब उनकी जो भी गतिविधियां वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तो सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले समेत कई और लोग भी मारे गए थे और जो गोल्डन टेम्पल था उसको बहुत नुकसान पहुंचा था, जिससे क्या हुआ कि सिख समुदाय के जो लोग थे उनके मन में और ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। अब देखिए, अगर किसी भी आप रिलीजन के किसी भी धार्मिक स्थल को अगर चोट पहुंचाएंगे तो लोगों के मन में गुस्सा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके मन में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल चुका था। ऑपरेशन के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिंह अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी। मतलब दूसरे इंदिरा गांधी जो थे, जो बाकी सिख लोग जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और जो उनके अंगरक्षक थे भिंडरावाले के, उनके द्वारा असैसिनेशन कर दिया गया था इंदिरा गांधी का। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। ऐसी लड़ाई हुई थी कि ये देखिए, ये जो धार्मिक स्थल है ये पूरी तरह से ऐसे ढह गए थे। कुछ ऐसा सरकार कहती थी कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि जो भिंडरावाले थे वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे और जो सिखों को ऐसा लगा कि जो सरकार है वो उनके धार्मिक जो भी उनके धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचा रही है। इसको अभी खालिस्तान को लेकर कुछ हाल ही में घटनाएं हुई हैं, वो हम देख लेते हैं। एक अमृतपाल सिंह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। वो 2022-23 में वारिस पंजाब दे संगठन के नेता, मतलब एक संगठन है वारिस पंजाब दे, उनके नेता हैं अमृतपाल सिंह। उन्होंने भी खालिस्तान की मांग को फिर से उठाया है। मतलब जैसे कि भिंडरावाले ने उठाया था वैसे ही अभी इन्होंने उठाया है। उन्होंने भिंडरावाले की तर्ज पर सिख युवाओं को संगठित करने की कोशिश की है, लेकिन 23 में उनकी गिरफ्तारी के बाद ये प्रयास कमज़ोर पड़ गया है। अब फिर उनको भी किसी तरीके से उनको भी 23 में गिरफ्तार कर लिया गया था। किसान आंदोलन होता है। कुछ राजनीतिक समूहों ने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी तत्व सक्रिय थे, हालांकि यह दावा विवादास्पद है। मतलब कुछ राजनीतिक समूह थे, कुछ नेता ये मतलब लोग ये कहते थे कि जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी खालिस्तान की जो झलक है वो दिखती है, कि वो आंदोलन भी खालिस्तान को लेकर चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो किसान आंदोलन किसानों ने किया था और ऐसी सिर्फ कुछ अफवाहें उड़ी हैं कि वो जो किसान आंदोलन है उसमें खालिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था। हो सकता है कुछ लोगों ने सपोर्ट किया भी हो। कनाडा में राजनीतिक प्रभाव क्या रहा है इसका? कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का प्रभाव वहाँ की राजनीति पर देखने को मिल जाता है। ट्रूडो सरकार ने पर सिख वोट बैंक के लिए खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगता है। मतलब जो ट्रूडो सरकार है ना, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ उनका जो रुख है वो नरम है। अब देखिए, खालिस्तान पर पंजाब के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। जो पंजाब के लोग हैं तो उनकी इस चीज़ को लेकर क्या प्रतिक्रिया, लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो देखिए, जो पंजाबी जनता है मतलब सिख समुदाय है वो क्या चाहते हैं, उनका समर्थन सीमित है। मतलब वो बहुत बड़े लेवल पर हर एक पर्सन सपोर्ट नहीं करता कि खालिस्तान बना जाए। 0.25% से जो कम लोग हैं वो ही खालिस्तान की मांग करते हैं। अब देखिए, पूरे 1% लोग भी खालिस्तान की मांग नहीं करते हैं। ऐतिहासिक शिकायतें हैं कुछ उनकी, मतलब उनके मन में कुछ ऐसी ऐतिहासिक शिकायतें हैं कि इतिहास में हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा ऐसी गोलाबारी बमबारी की गई थी। तो ऐसे में उनकी जो नाराज़गी है मन में, उसको लेकर हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट करते हों। धर्म और पहचान, मतलब वो चाहते हैं कि हमारा अलग से एक धर्म है सिख धर्म, तो उसको एक अलग से पूरे विश्व में पहचान मिलनी चाहिए। इसी वजह से मांग करते हैं कुछ लोग कि हमारा अलग से देश बन जाए। पंजाब के हिंदू और अन्य गैर सिख समुदाय खालिस्तान की मांग के प्रति लगभग सर्वसम्मति से विरोधी हैं। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो लोग खालिस्तान के सपोर्ट में नहीं है। पाकिस्तान की सांस्कृतिक एकता पर जोर देने वाले लोग, चाहे हिंदू हो या सिख हो, खालिस्तान को पंजाबी पहचान के खिलाफ मानते हैं। मतलब पंजाब की जो संस्कृति है, एकता है, वो चाहते हैं कि पंजाब एकता के साथ रहे, संस्कृति उनकी जो है वो ऐसे ही बनी रहे। और चाहे वो हिंदू सिख हो कोई भी हो, वो पंजाबी पहचान के खिलाफ मानते हैं कि अगर पंजाब की अलग से पहचान हो जाएगी तो इससे भारत जो है वो टुकड़ों में बंट सकता है।
पंजाब के जो शहरी और शिक्षित युवा हैं, जिसमें विशेष रूप पर अमृतसर, लुधियाना और चंडीगढ़ जैसे शहरों में खालिस्तान को अक्सर अव्यावहारिक और पुरातन विचार मानते हैं। तो देखिए, जो जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ पर लोग ये जान चुके हैं कि ऐसी मांग करना ये अनुचित है, बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो भारत की जो अखंडता, एकता, उसको चोट पहुँचेगी। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर का है ये पंजाब का क्षेत्र है। तो इसको जो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसको अलग से एक देश बनाया जाए। अब देखिए, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया क्या रही है खालिस्तान को लेकर। जो मुख्य धारा की पार्टियां, जिसमें कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां खालिस्तान का खुलकर विरोध करती है। मतलब पंजाब की कोई भी पार्टी, जो बड़े लेवल की पार्टीज हैं, वो कोई भी सपोर्ट नहीं करती है खालिस्तान को। अकाली दल जो कि सिख हितों का प्रतिनिधित्व करता है, सिखों की शिकायतों को उठाता है, लेकिन खालिस्तान को वो अस्वीकार करता है। जो श्रोमणी अकाली दल पार्टी है वो सिखों के जो हित हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके लिए उनका मतलब लीडरशिप करती है वो ये पार्टी, लेकिन ये फिर भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। इससे सिख धर्म और पंजाब के हितों के खिलाफ मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि सिख धर्म के खिलाफ है और पंजाब के जो हित हैं उनके भी खिलाफ है। खालिस्तानी जो समूह हैं पंजाब में, कुछ छोटे लेवल पर सीमांत समूह हैं, जैसे कि दल खालसा, श्रोमणी अकाली दल, खालिस्तान की वकालत करते हैं। मतलब कुछ ऐसे समूह हैं जो कि वकालत करते हैं खालिस्तान की, लेकिन इनका प्रभाव और जन समर्थन सीमित है। मतलब इनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है लोगों पर, और इनमें लोगों की जो भी समर्थन है वो भी कम है। जैसे कि सिख फॉर जस्टिस से प्रेरणा लेते हैं। ये समूह अक्सर विदेशी खालिस्तान संगठन, जो विदेशों में बने हुए हैं संगठन, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस है, उससे इनको प्रेरणा मिलती है, इसी वजह से ये मांग उठाते हैं। धार्मिक संस्थाएं हैं जो, जैसे कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी है, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अन्य सिख धार्मिक संगठन खालिस्तान की मांग से दूरी बनाए रखते हैं। मतलब कोई भी, अगर हम फिर भी ओवरऑल देखें ना, जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, वो कोई भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती हैं। खालिस्तानी आंदोलन के भारत पर क्या प्रभाव। अब देखिए, मान लीजिए कि सरकार ने मान भी ली खालिस्तानियों की बात, वो अलग से एक देश बन भी गया, जो पंजाब, मतलब अलग से एक खालिस्तान बन गई कंट्री, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो क्या होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे इससे क्या हो सकता है, आतंकवाद का खतरा बढ़ जाए। अब देखिए, जब कोई भी छोटा देश है, मान लीजिए जो जैसे पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पर कुछ इतने ज़्यादा कह लो अच्छी गवर्नमेंट, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान को, तो इसी वजह से वहाँ पर क्या आतंकवाद बढ़ रहा है दिन ब दिन, और वो दूसरे देशों को भी खतरा है इस चीज़ से। आतंकवाद का खतरा बढ़ 1980 के दशक में खालिस्तान उग्रवादियों ने पंजाब और अन्य क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दिया। आज भी भारत सरकार विदेशों में बस कुछ खालिस्तान समर्थकों और उनके संगठनों पर नजर रखती है, क्योंकि इनके आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने या भारत में अस्थिरता फैलाने की आशंका रहती है। मतलब जो भारत सरकार है वो विदेशों में भी निगाह रखती है कि कोई भी ऐसा संगठन या कोई भी ऐसा आतंकवादी संगठन ना हो जो कि भारत को नुकसान पहुंचाए। सीमा सुरक्षा, इससे सीमा सुरक्षा की चिंता आ सकती है। खालिस्तानी आंदोलन को कुछ लोग पाकिस्तान से समर्थन मिलने का भी दावा करते हैं। इससे भारत पाकिस्तान सीमा में तनाव बढ़ सकता है, खास करके पंजाब में। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं ये खालिस्तानी आंदोलन ये पाकिस्तान की तरफ रुख करता है। मतलब ऐसा मानते हैं कि ये खालिस्तान जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें मिला दिया जाए। तो अब देखिए, ऐसे में जब अगर पाकिस्तान और जो पंजाब का हिस्सा वो आपस में मान लीजिए एक हो भी जाता है, तो इससे क्या होगा, जो बाउंड्री है, जो मतलब सीमा की जो लेकर तनाव है, वो और बढ़ जाएंगे। जो पंजाब में सीमा तय की गई है भारत और जो पंजाब की, मतलब एक स्टेट की जो बाकी सारी स्टेट्स के साथ, इस वजह से पाकिस्तान मान लीजिए अगर यहाँ आ गया तो कल को वो ये कहेगा ये भी हमारा हिस्सा है, कल को ये भी, मतलब ऐसे करके जो मतलब सीमा सुरक्षा उसको बहुत बड़े लेवल पर खतरा हो सकता है। खुफिया और पुलिस संसाधनों का उपयोग, सरकार को इस आंदोलन पर नजर रखने के लिए संभावित खतरों को रोकने के लिए खुफिया सुरक्षा बलों संसाधनों का काफ़ी उपयोग करना पड़ता है। मतलब ऐसे अगर मान लीजिए कल को हर कोई स्टेट कहे कि हम अलग अलग अपना देश बनाना चाहते हैं, तो भारत सरकार जिसमें कुछ स्टेट्स एक साथ बचेंगी, वो चाहेंगे कि हम सभी पर नज़र रखें। इससे क्या होगा, जो खुफिया रिपोर्ट, जो सुरक्षा बल है, अगर जितनी ज़्यादा आर्मी खड़ी करेंगे हम बॉर्डर्स पर, उतना ही ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो संसाधन है उनका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब देखिए, सामाजिक और सांप्रदायिक प्रभाव भी पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वो क्या है कि सिख हिंदू संबंध, इसमें उनके बीच तनाव बढ़ेगा। सिख हिंदू संबंध जो है उनमें
परेशानी, उनमें अनबन बढ़नी शुरू हो जाएगी। 1980 के दशक में खालिस्तानी उग्रवाद ने सिख और हिंदू समुदाय के बीच तनाव पैदा किया था और 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद आज भी अगर आंदोलन फिर से ये उभरता है तो सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। सिख समुदाय की छवि, कुछ खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों के कारण सिख समुदाय को सामान्य रूप से गलत तरीके से जोड़ा जा सकता है। मतलब अब देखिए, कुछ लोग सिख के जो कुछ लोग हैं सिखों के, वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि पूरे जितने भी सिख लोग हैं सभी को इस ऐसी नज़र से देखा जाएगा कि ये लोग गलत हैं, जिससे मुख्य धारा के सिखों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। आंतरिक विभाजन हो सकता है अगर पंजाब में सिख समुदाय के बीच खालिस्तान के मुद्दे पर मतभेद हैं। अधिकांश सिख जो है भारत के साथ एकीकरण करना चाहते हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक समूह है वो अलगाववादी रुख अपनाते हैं। तो इससे जो भारत के अंदर जो पंजाब के अंदर जो विभाजन है वो और भी मतलब एक विभाजन पंजाब के अंदर भी हो सकता है। इससे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? पंजाब की राजनीति, खालिस्तानी आंदोलन का मुद्दा पंजाब की राजनीति में समय समय पर उभरता रहता है। कुछ राजनीतिक दल इसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। अब देखिए, जो राजनीति है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो राजनीति में जो लोग होते हैं ना, वो ऐसी बात होती है कि गधे को भी बाप बना लेते हैं ना। एक तरह से ऐसी बात यह है कि जब उन्हें जहाँ से अपना फ़ायदा दिखता है ना, वहीं पर जाकर वो मतलब गहरी चोट लगाते हैं। जैसे कि जो पंजाब के राजनीतिक दल है, अगर कोई मान लीजिए किसी को वोट चाहिए, अगर वो खालिस्तानी को कह दे कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, है ना, तो आप हमारे वोट हमें दीजिए, तो जो खालिस्तान है उनको तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, है ना, अपनी जो बात कहने का। तो इसी वजह से क्या होगा कि पंजाब की राजनीतिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। केंद्र राज्य संबंध इससे बिगड़ेंगे। यदि खालिस्तानी गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो केंद्र सरकार पंजाब से अधिक हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव देखिए इसमें कैसे पड़ेगा कि विदेशों में खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों के कारण भारत को कनाडा, यूके जैसे देशों के साथ कूटनीतिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अब देखिए, जो ऐसे देश है जो जैसे कि कनाडा, यूके, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ ऐसे संगठन होंगे जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करते होंगे। तो अगर मान लीजिए वो ऐसे देश अगर भारत को कहते हैं कि आप खालिस्तान को अलग देश बनाएं, तो भारत क्या करेगा? आसानी से बात मान जाएगा उनकी? बिल्कुल भी नहीं। वो कूटनीतिक रुख अपनाएगा कि आप हमारे मतलब भारत को तोड़ने की बात कैसे कह रहे हैं। तो इसी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी भारत पर बढ़ सकता है, जिससे भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो बिगड़ जाएंगे। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा इससे? पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। 1980 के दशक में उग्रवाद के कारण पंजाब की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ था। यदि आंदोलन फिर से ऐसा मतलब कुछ होता है तो निवेश, पर्यटन, कृषि पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। राष्ट्रीय संसाधन, इससे संसाधनों को खतरा है। आतंकवादी विरोधी अभियानों और सुरक्षा उपायों पर भारी खर्च के कारण राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है, जो कि अन्य विकासात्मक क्षेत्रों से ध्यान हटा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय छवि पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि, एक अच्छी इमेज बनी हुई है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। खालिस्तानी समर्थक विदेशों में भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं, जिससे भारत की जो छवि उस पर असर पड़ता है। मतलब बाकी जो कंट्रीज है वो भी सोचती होंगी कि भारत में कैसे मतलब भारत में कैसी गवर्नमेंट है, कैसी सरकार है कि जो लोगों की बात नहीं सुन रही। भारत को इसे मानव अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। कुछ देशों में खालिस्तानी समूह भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, जिससे भारत के कूटनीतिक संबंध जो है प्रभावित हो सकते हैं। अब देखिए वर्तमान में पंजाब की प्रतिक्रिया क्या है। अभी वर्तमान में अगर हम देखें 2025 में, तो पंजाब की जो पंजाबी लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनके क्या आगे जो भी रिस्पॉन्स है उनके क्या है। 2025 में पंजाबियों की प्रतिक्रिया खालिस्तान के प्रति अधिकांश नकारात्मक और उदासीन है। मतलब कुछ खास पॉजिटिविटी नहीं है इसमें। सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसे अव्यवहारिक और विभाजनकारी मानता है। मतलब लोग समझने लग गए हैं कि इसको ऐसे भारत से अलग कर देना किसी भी राज्य को, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हिंदू और अन्य पंजाबी समुदाय इसे पंजाब की सांस्कृतिक एकता के लिए खतरा देखते हैं।
कुछ युवा और सीमांत समूह ऐतिहासिक शिकायतों के आधार पर इस विचार से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन यह समर्थन संगठित या व्यापक नहीं है। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन का प्रभाव 1980-90 के दशक की तुलना में कमज़ोर है। अगर हम देखें 1980 और 90 तक, 1980 और 90 के दशक में हम देखें तो वहाँ से आज अगर हम 2025 में देखें तो जो आज का जो इसमें पंजाबी की प्रतिक्रिया वो कमज़ोर है। अधिकांश पंजाबी क्या चाहते हैं? शांति, आर्थिक विकास और सामाजिक एकता को प्राथमिकता देते हैं, मतलब पहल देते हैं कि पंजाब में शांति बनी रहे, आर्थिक विकास और सामाजिक एकता बनी रहे। इससे आगे की राह क्या हो सकती है? इस बात को लेकर भारत सरकार को पंजाब के आर्थिक विकास में निवेश करना चाहिए और उनके लिए संसाधन, अवसर, लाभों का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अब ये सोचे कि यहाँ पर कुछ लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो हम किसी भी तरह से पंजाब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या पंजाब को हम किसी भी तरह से अनुदान नहीं करेंगे या उनको मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए कि जो पंजाब के आर्थिक विकास है वहाँ पर योगदान देना चाहिए। सरकार को पंजाब में व्यापक बेरोजगारी, नशीली दवाओं को प्रयोग, पर्यावरण क्षरण और कृषि संकट की समस्या पर भी समाधान करना चाहिए। भारत सरकार को खालिस्तान आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई है, मानव अधिकार के उल्लंघन के जो पीड़ित है और जो लोग बचे हैं उनके लिए न्याय करना चाहिए। दोनों देशों को आपसी चिंता, शिकायतों पर खुलकर चर्चा करने के लिए सरकार के विभिन्न सत्रों पर संवाद करना चाहिए। खालिस्तान मुद्दे का समाधान करके एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने और सर्वहित के लिए रचनात्मक संवाद करना चाहिए। मतलब जो खालिस्तान का मुद्दा है उसका समाधान करना चाहिए आपस में एक बैठक, मतलब बातें एक बैठक के दौरान। ऐसा नहीं कि मीडिया के सामने आपने कुछ कह दिया, इधर पंजाब के लोगों ने कुछ कह दिया, उधर भारत के सरकार ने कुछ कह दिया, तो इससे कोई भी समाधान नहीं होगा। हालांकि जो इस मुद्दे का अगर समाधान करना है तो एक दूसरे का दृष्टिकोण को समझना होगा, मतलब समझना होगा कि लोग असल में चाहते क्या हैं, वो क्यों अलग मांग कर रहे हैं। इस जो उनकी जिस प्रॉब्लम से वो चाहते हैं कि जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि पंजाब अलग हो जाए भारत से, तो उस वजह को ख़त्म करना होगा भारत सरकार को। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।